हमेशा अच्छा रहेगा। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना क्या करता है, धीमा सप्लाई देता है हमारे ब्लड में शुगर का। उसी के विरुद्ध देखेंगे तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना क्या करता है, क्विकली आपके शरीर में चीनी की मात्रा रक्त में बढ़ा देता है। तो ये हाई पावर वाले फव्वारे के जैसे समझ लो कि जिसने ना एकदम से पानी दे दिया है हर जगह, और प्लांट तो उसको ले नहीं पाए हैं, तो प्लांट तो बढ़ने की जगह कीचड़ ही निर्माण हो गया है। तो ये हमारे शरीर को मदद नहीं हो पाई है, हानि हुई है बल्कि। तो ये हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जानेंगे कि ये अगर इम्पैक्ट होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, अगर हम कीचड़ बता रहे हैं हो रहा है, पोषण नहीं दे पा रहा है और हेल्थ इम्पैक्ट दे रहा है नेगेटिवली, तो क्या होता है। सिंपल स्टार्च जब हम लेते हैं तो हमारा ये तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो तो हाई रहेगा हमेशा। उससे क्या होगा, शरीर में ब्लड में जो है रक्त में हमारे शुगर की मात्रा एकदम से बढ़ जाएगी, एनर्जी भी बढ़ जाएगी। लेकिन एनर्जी के साथ साथ में कभी के लिए आपको हाई एनर्जी लगेगी, बहुत भरपेट खाना है खाया है ऐसे लगेगा, लेकिन उतना ही इमीडिएटली एनर्जी और सैटिस्फैक्शन दोनों भी ड्रॉप डाउन हो जाएगा, दोनों भी सडनली कम हो जाएंगे। इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि जब आप एक साथ इतना ट्रैफिक जाम कर रहे हो तो सेल उसको ले नहीं पाएगा। इंसुलिन जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा, रेजिस्ट करेगा, और वो ग्लूकोज को जो है वो सेल्स में एंटर नहीं होने देगा। साथ ही साथ वो नेक्स्ट क्या इम्पैक्ट करता है, आपके वजन को भी बढ़ाता है, आपके फैट को भी बढ़ाता है, और आपके मसल मास को भी रिड्यूस कर देता है, मसल मास को बढ़ने नहीं देता है। और मेटाबॉलिक कंडीशंस, मतलब जैसे धीमे धीमे शुगर की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ती जाती है तो दूसरे दूसरे मेटाबॉलिक कंडीशंस आते हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है सही तरीके से, तो उसके वजह से जो भी कंडीशंस आते हैं हेल्थ के इश्यूज, उसको हम मेटाबॉलिक कंडीशंस यहाँ बताएंगे। आगे जानेंगे कि अगर ये हानिकारक है, जैसे मैंने बताया कि इस तरीके का अगर आप लेते हो सिंपल कार्ब्स या कार्ब्स जो कि रिफाइंड है, तो वो हमें नुकसान कर रहा है। तो क्या कोई तरीके हैं, अगर आपके माइंड में कोई तरीके आते हैं तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं चैट बॉक्स में, और उसके बाद में मैं जो है मैं आपको बताऊंगी कि कौन से दूसरे तरीके हैं जो हमें बहुत ही फायदेमंद रह सकते हैं हमारे स्टार्चेस को यूज करने के लिए। तो आपको आपके फेवरेट फूड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन आपको उसका आनंद भी लेना है, लेकिन कैसे हेल्दी तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, चंद्रा जी ने बताया है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अगर हम यूज करेंगे तो हम उसका आनंद भी ले पाएंगे, और सिंपल कार्ब्स को उसके बदले मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं उसके बदले में, जहां रिप्लेस करेंगे हम कॉम्प्लेक्स को यूज करेंगे और सिंपल को रोक देंगे। वेजिटेबल्स विजयन जी ने बताया है, वेरी नाइस। वियान जी ने बताया है, वेरी नाइस। वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिससे फाइबर ऐड करेंगे, प्रोटीन ऐड करेंगे, जो मीना जी ने बताया, मीना शर्मा जी ने, संतोष जी ने बताया है प्रोटीन फाइबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, फाइबर्स सुनील कुमार जी ने बताया है, वेरी नाइस। कोकिला जी ने बताया है, यस फाइबर को मिक्स रहेगा कॉम्प्लेक्स। मोहनलाल जी ने बताया मिलेट्स को ऐड करेंगे, वेरी नाइस, यस सो ट्रू। तो जानेंगे कि 3 मेन तरीके हैं, आपको पहले ही जवाब पता है, लेकिन थोड़ा उसका साइंस में आपको यहाँ बताऊंगी कि 3 तरीके हैं जिससे हम हमारे मील्स को न्यूट्रीफाई कर सकते हैं। एक थोड़ा सा साइंस यहाँ पे है, आसान तरीके से मैं बताऊंगी कि क्या हो जाता है। पहला फॉर्म है, हम इसको साइंटिफिक टर्म में बताते हैं स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। तो स्टार्ची फूड जो है, जैसे हमारा आलू है, हमारा राइस है, हम उसको यूज करेंगे, उसका आनंद लेंगे, लेकिन कैसे। तो उसके पहले जानेंगे कि वो क्या एक्ट करता है जब हम उनको पका रहे हैं। तो आप समझ लो कि आपने आपके राइस को या आपके पोटैटो को पकाया है, तो ये हो गए हीट के साथ में जब स्टार्च के मॉलिक्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स है, वो उसके साथ में उसका क्या रिएक्शन होता है। तो स्टार्च के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जब हम उनको हीट कर रहे हैं तो वो पानी लेते हैं, ले रहे हैं, एब्सॉर्ब हो रहा है, फूलते जा रहे हैं। तो एक ऐसा स्टेज आता है कुकिंग के टाइम पे कि वो बर्स्ट हो जाते हैं, और बर्स्ट होके क्या हो जाता है,
वो जिलेटिनाइज हो जाता है, क्योंकि उसमें से मॉलिक्यूल निकले हैं और मॉलिक्यूल निकल के जो पानी का अंश था उसको उसने थिक बना दिया है, उसको हम जिलेटिनाइजेशन बताते हैं। बहुत हम सभी को पता है कि जैसे साबूदाना है, बहुत सारे लोगों को साबूदाना पता होगा, जब हम खीर बनाते हैं तो थिक बन जाता है। कैसे थिक बन जाता है? फूलता है, बर्स्ट हो जाता है और पानी को थिक बनाता है, तो हमको खीर जो है गाढ़ी मिलती है। तो ये है जिलेटिनाइजेशन। अब क्या हो जाता है, जब ये ग्रैन्युल्स पानी को एब्सॉर्ब करते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिलेटिनाइजेशन हो जाता है। अब जब हम उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद में क्या होता है, वो फिर से अपने नॉर्मल शेप में नहीं जाते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा डिफरेंट तो हो जाता है, लेकिन एक घना हो जाता है। मतलब वो क्या करता है कि शरीर को डाइजेशन करने के लिए डिफिकल्टी करता है ठंडा हो जाने के बाद में, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, हार्ड हो गया है शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुकिंग में जो है हमारा क्रूड स्टार्च हमने दिया था जो कि अनकुक था, कुक करने के बाद में जिलेटिनाइज हो गया, डाइजेस्टेबल हो गया, आसान से घुल मिल गया। लेकिन अगर इसको हम गरम गरम ना खाते हुए ठंडा करके खा ले तो क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंट स्टार्च में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो है ये है हमारा सी वाला रेजिस्टेंट स्टार्च, रेट्रोग्रेड हो गया है, ये आसान नहीं है शरीर को अभी डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल पोटैटो का लेते हैं कि जब हमने पोटैटो को कुक कर लिया, जो स्टडी ने बताया है हमें, और फिर उसको ठंडा कर लिया। अब ठंडा करने के बाद में देखा कि ये शरीर में डाइजेशन कैसे करता है, उसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल हमें क्या बताता है। तो ये देखा गया कि ऐसा ठंडा किया हुआ अगर पोटैटो हमने यूज किया है तो क्या हुआ है, ये आलू हमें स्टार्च का ब्रेकडाउन इसका आंतों में कम हो गया है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड इसका कम हो गया है। और क्या कम हुआ है, इसका स्टार्च का कंटेंट जो है वो टोटली कम हो गया है, और शरीर को जो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होना था वो भी कम हो गया है। लेकिन क्या बढ़ गया है, अमाइलोज और रेजिस्टेंट स्टार्च, ये दोनों भी चीजें ये है कि ये ऐसे फॉर्म में अभी कन्वर्ट कर दिए हैं इस आलू को जो कि आंतों को डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई मुझे आलू बहुत पसंद है, मुझे मेरा राइस बहुत पसंद है, लेकिन मैं डायबिटीज है या वजन बढ़ सकता है इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उसको पकाया हुआ है उसको ठंडा कर लो, ठंडा अच्छे तरीके से ठंडा कर लो जिससे कि ये रेट्रोग्रेड हो जाए, और उसके बाद में आप ठंडा होने के बाद में इसका आनंद ले सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव हो गया, हमने न्यूट्रिशियस उसको बना दिया है। अभी दूसरा हमारा उपाय है कि कैसे हमारे न्यूट्रिशियस बनाना है, तो फाइबर ऐड करके, जो कि आप लोगों ने जवाब पहले ही मुझे दे दिया है। तो एक क्लिनिकल स्टडी देखी गई है कि कैसे जब फाइबर को ऐड किया गया है खाने में तो वो हेल्पफुल रहा है। तो आप जैसे ये ग्राफ देख पा रहे हो और ये इमेज आप देख पा रहे हो कि पहले तो उन्होंने दिया सिंपल ग्लूकोज, गया है पेट में, पेट में जाने के बाद में सिंपल ग्लूकोज है, उसमें तो कोई डाइजेशन नहीं चाहिए, वो स्ट्रेट अवे चला गया ब्लड फ्लो में, ये जा रहा है रेड एरोस, ये जा रहे हैं ब्लड फ्लो में। फिर दूसरा कंपैरिजन उन्होंने ये किया कि ग्लूकोज में फाइबर को ऐड कर दिया, अब गया है पेट में, अब जो है पीले वाले है ग्लूकोज और जो स्काई ब्लू कलर वाले हैं वो है फाइबर। अब क्या हो रहा है, आप अगर देखोगे तो वो जो है धीमे तरीके से, क्योंकि फाइबर उसको कवर कर रहा है और एक छोटा छोटा पीला वाला मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है छोटा छोटा धीमे धीमे बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये दोनों बंदों ने इसको कवर कर लिया है, तो अभी इसलिए क्या वो धीमे से जा रहा है। तो आप ग्राफ में भी ये क्लिनिकल स्टडी का बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि ब्लू ग्राफ जो है वो ओनली ग्लूकोज है जो एकदम से बढ़ गया है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ गई है और फिर डाउन हो रही है, कंपेरेटिव टू जिसमें फाइबर है ऑरेंज कलर का, जिसमें कि धीमे बढ़ी है और धीमे धीमे कम होती जा रही है। तो कंपेरेटिवली जब आप फाइबर को ऐड करेंगे तो हमें फटीग कम लगेगा, क्योंकि एनर्जी सस्टेन्ड है, एनर्जी रुकी नहीं है, धीमे 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 अब पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमें मिलती जा रही है, तो थकान नहीं महसूस होगी, एनर्जी बनी रहेगी, डाइट की हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और डाइजेशन का फीलिंग भी हमारा अच्छा हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था। चलते हैं तीसरे तरीके के ऊपर जो है कि प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन में भी एक
स्टडी देखी गई है कि जो स्क्वायर वाले बॉक्सेस ग्राफ आप देख पा रहे हो, जिसमें जहां मेरा कर्सर है, उसमें क्या है, ये है हमारा ओनली ग्लूकोज जब लिया है तो एकदम से शुगर की मात्रा खून में बढ़ गई है। लेकिन उन्होंने दूसरा स्टडी ये भी किया है कि उन्होंने जब प्रोटीन भी साथ में मिला लिया है तो क्या हो गया, प्रोटीन का कंजम्पशन, मतलब एक नॉर्मल हमने खाना खाया है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट जाता था, लेकिन साथ ही साथ हमने ये किया कि प्रोटीन को भी इन्वॉल्व कर लिया ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो क्या हो गया कि तब प्रोटीन ने क्या किया, बाइंड कर लिया और इसको ग्लूकोज को, एंड उसका जो पिक होना था या ग्लूकोज की मात्रा जो शुगर में बढ़नी थी उसको धीमा कर दिया। अब धीमा करते करते इतना धीमा कर दिया कि खाने के बाद में भी इसका परिणाम देख पा रहे हैं सब। अब कहाँ तक देख पा रहे हैं, सेकेंड मील इफेक्ट तक। मतलब सुबह जो मैंने प्रोटीन अगर लिया है तो वो प्रोटीन मुझे सस्टेन एनर्जी तो दे रहा है, एकदम से ग्लूकोज की मात्रा खून में नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है, मेरे दूसरे खाने के समय में भी मेरे शुगर की स्पाइक को वो रोक रहा है, मेरे शरीर में खून में ग्लूकोज की मात्रा को एकदम नहीं बढ़ने दे रहा है, धीमे 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 उसका सप्लाई वो मुझे दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, हम ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को ऐड करेंगे तो हम हमारे कार्बोहाइड्रेट का आनंद ले सकते हैं, सैटिस्फैक्शन के साथ में मेंटल परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा और हमारा कैलोरी का कंट्रोल भी हो जाएगा। तो 3 चीजें हमने जानी है कि कैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रीफाइड कर सकते हैं। अब जानेंगे कि सुबह में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने जाना प्रोटीन जो है ये कार्बोहाइड्रेट की न्यूट्रिशियसनेस बढ़ा देगा, ये सुबह के समय पे मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहता है, अग्नि स्ट्रांग रहता है, उस समय पे आप लेते हो तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। समय पे अगर आप खाना देते हो तो हमारे आंतों के जो हमारे फ्रेंड्स गुड बैक्टीरियाज है उनको भी मदद करेगा अच्छे रहने के लिए। और हमें पता है कि सुबह के समय पे हमारा इंसुलिन का एक्शन स्ट्रांग रहता है और वो ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर पाता है, यूटिलाइज कर पाता है। तो इसीलिए हमें सुबह के समय में कार्बोहाइड्रेट अलॉन्ग विद द प्रोटीन एंड फाइबर लेना जरूरी हो जाता है। आगे समझेंगे कि कैसे ये हमारे बॉडी क्लॉक को इम्प्रोवाइज करता है। तो ये हमें ऐसे हेल्प करता है 3 तरीके से। पहले तो है हमारा काम बढ़ाएगा, स्लीपीनेस को कम कराएगा, स्ट्रेस हार्मोन को कम करेगा, साथ ही साथ हमारा वर्कलोड का जो स्ट्रेस हमें होता है उसको कम करेगा। दूसरा बात ये है कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा और सेटाइटी और मेटाबॉलिक हेल्थ को करेगा। कैसे, हमें पता है कि वो इंसुलिन के रिस्पांस को रेगुलेट करता है जब हम कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म में लेते हैं। कैलोरी का कंट्रोल करता है, फैट का ऑक्सीडेशन या फैट का मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलराइज करता है। तीसरा फायदा ये हमें मेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे देता है, जिसमें कि हमारी मेमोरी को यूजफुल रहता है, अलर्टनेस को बनाए रखता है और हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, चीजों को रिस्पॉन्ड करने की हमारी कैपेसिटी भी बनाए रखता है। तो ये फायदे हो गए। कैसे, कार्बोहाइड्रेट अगर सही समय पे आप देते हो तो आपके बॉडी क्लॉक को बनाए रखेगा और साथ ही ये सेकेंड मील इफेक्ट में भी फायदा देगा। तो एक स्टडी की है जिसमें कि लोगों को दिया है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जिनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना दिया गया उनमें देखा गया कि दुगुना जो है ब्लड शुगर बढ़ गया। कंपैरेटिवली जिनमें लो दिया गया उनमें क्या हो गया है कि रिडक्शन जो है ब्लड शुगर का वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। साथ ही साथ इसका इफेक्ट हमें दूसरे खाने तक भी मिला है, जिसमें कि आगे के खाने का ब्लड शुगर लेवल जो है वो बना हुआ देखा गया है। कैसे काम किया इसने ऐसे काम किया कि इसने ब्लड कर दिया, मतलब काट दिया शुगर का स्पाइक बढ़ने से, शुगर ब्लड फ्लो में उसको काट दिया तो वो वहां ब्लेंड हो गया। दूसरा है स्लो ग्लूकोज रिलीज करना शुरू कर दिया, इससे हमें कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई मिलता रहा। कैलोरी का इंटेक जो है उसको भी कंट्रोल कर दिया और भरा पूरापन सा लगने लगा। तो सेटाइटी, फुलनेस का फीलिंग जो है वो बनाया रहा हमारा। अब जो है बॉडी क्लॉक के हिसाब से जब देखा गया तो सुबह के समय पे जब हमने ब्रेकफास्ट में फाइबर लिया है, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट है, तो उसने क्या फायदा दिया है कि नेक्स्ट हमारा फूड का इंटेक, ये सारे क्लिनिकल स्टडीज है जो इंसानों के ऊपर किए गए हैं, तो उसमें देखा गया है कि कैसे फूड का इंटेक हमारा कम हुआ है, हमारा फीलिंग ऑफ फुलनेस, सैटिस्फैक्शन कैसे बनी रही है।
तृप्ति जो रहती है वो बनाई रहती है। ये ब्लड शुगर के लेवल को कैसे हमें हेल्पफुल है और कंट्रोल करता है इफेक्टिवली। और साथ ही साथ जो हमारा गैस्ट्रिक का एम्प्टिंग टाइम है, एक खाना खाने के बाद एक पर्टिकुलर समय के बाद में हमारा स्टमक जो है वो खाली हो जाता है, लेकिन उसको कैसे इसने कंट्रोल किया। अब इसी के साथ में जानेंगे कि किन चीजों को किसके साथ में हमें स्वाइप करना है ताकि हम हमारे खाने को एंजॉय करें, उसको बिना रोके लेकिन हेल्दी भी बनाएं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, आलू परोठा को आप पनीर के साथ में, प्रोटीन है, दाल या वेजिटेबल्स के साथ में फाइबर्स है, प्रोटीन्स है, उनके साथ में अगर आप परोठा बनाओगे तो आलू परोठे के बदले में पनीर या दाल या वेज परोठा लोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसी तरीके से व्हाइट ब्रेड को आपको होल ब्रेड के साथ में लेना है, वड़ा पाव के बदले में आप इडली सांभर ले सकते हो, आइसक्रीम के बदले में योगर्ट, फ्रूट जूसेस के बदले में होल फ्रूट। भाई निसर्ग से अगर आया है तो एज इट इज आप ले लो इसे। तो ये चीजें होती है। अभी जानेंगे कि फूड पेयरिंग वो भी न्यूट्रिशियस बनाता है। तो हमने जाना है कि कैसे प्रोटीन और फाइबर के साथ में मिलेगा तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम कम कर सकते हैं। होल ग्रेन्स और लेग्यूम को कुछ कर सकते हैं, एडिड वेजिटेबल्स उनको ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स जो नॉन स्टार्ची है तो उनको ऐड करेंगे तो भी हमें अच्छा फायदा मिलेगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ऑप्शंस हमने देखना है और हमारा कुकिंग का टेक्निक्स जो है वो हमें सही कर लेना है ताकि हम उसका आनंद ले पाए। अब जो है आपको कुछ टिप्स, आप फाइबर इंटेक बढ़ा सकते हो। आपको होल ग्रेन्स लेना है, रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेने हैं। आपको ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, इससे फाइबर बढ़ेगा। आपको स्नैक्स में नट्स है, सीड्स है, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, ड्राई फ्रूट्स है, उनको आपको लेना है। आपको बीन्स, लेंटिल्स, पीज इनका उपयोग ज्यादा करना है। साथ ही साथ जैसे मैंने फ्लैक्स सीड बताया, इसका आप आपके स्मूदीज में, आपके ड्रिंक्स में उसका यूज कर सकते हो। और पानी जरूर से पीना है। जब फाइबर हम लेते हैं तो पानी पीना उतना ही जरूरी है क्योंकि वो फूलता है। जितना पानी ज्यादा पियोगे उतना फाइबर हमें फायदा करेगा। अब समय आ गया है हेल्दी हैबिट का। तो आज का हमारा सत्र खत्म होने वाला है, लेकिन आपको ये हैबिट आज ही शुरू करनी है कि कैसे आपको आपका फाइबर रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए कि आपका हेल्दी टोन बना रहे पूरे दिन के लिए। इसके लिए क्या करना है, ये अगर मुझे करना है तो मुझे आज ही प्लानिंग करना पड़ेगा कि मेरा आगे वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो आगे वाले सप्ताह के लिए मुझे आज ही देखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या खाने में क्या क्या चीजें जमा करके रखनी है मेरे घर में। तो इसका प्री प्लानिंग रहना बहुत जरूरी है। तो आग्रह करूंगी कि ये हेल्दी हैबिट आज से ही शुरू करिएगा, आपका प्लानिंग बनाए रखिएगा। इसी के साथ में हमारा शाइन का टाइम आ गया है, तो आपको स्टार्ट करना है। सभी को थैंक यू बोलते हुए पॉजिटिविटी के साथ में आपको न्यूट्रिशन लेना है, आपका प्रोटीन ड्रिंक लेके गट मॉर्निंग करना है, सभी को शेयर करके अच्छा इंटेंट रखना है कि मैंने जो भी डेली हैबिट्स है वो मुझे कंटिन्यू करनी है। नया लर्निंग है मेरे हेल्थ के बारे में, उसको सीखने के साथ साथ मुझे आत्मसात भी करना है, उपयोग भी करना है। एक्सरसाइज जरूर से करिएगा, डॉक्टर शाम ने बहुत सुंदर हमें स्टडी बताई है। और इसी के साथ में समय आ गया है हमारा रेसिपी ऑफ द डे का। तो मैं आपको आज रेसिपी ऑफ द डे बताना चाहूंगी। तो मैं जाती हूँ मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है मेरा रेसिपी ऑफ द डे। यस, इसको मैं फिर से शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। और हम जाने वाले हैं अभी हमारा रेसिपी शुरू हो रहा है जो है ग्रीन ग्रेप्स के साथ में। शेयर करूंगी स्क्रीन।
उछालिए। तो बहुत ही सुंदर रेसिपी थी। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फ्रूट जूसेस को जो है आपको फाइबर को ऐड करेंगे तो आपके फ्रूट जूस का भी आप फायदा ले सकते हो। और आज की दूसरी रेसिपी जो है वो है हमारी मूंग दाल चीला, एक हेल्दी रेसिपी। तो हमने जाना कैसे दो रेसिपीज, एक है हमारा ड्रिंक का और एक है हमारा मूंग दाल चिला का, कि इतने सुंदर तरीके से उसको हम यूज कर पाए हैं। और फाइबर और प्रोटीन ऐड करने के बाद में उसका हेल्थ वो और भी न्यूट्रिशियस हो पाया है। तो इसी के साथ में हमारा टाइम है आज के एक्सरसाइज का। तो जानेंगे एक्सरसाइज आज की। मीनल के साथ। A very happy gut morning everyone। और आज हम सीखने वाले हैं डेड बग। ये कोर वर्कआउट है और बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है उन सभी लोगों के लिए जिनको कोर स्ट्रेंथ नहीं समझ आती है, या जिनको समझ नहीं आता है कि कोर होता क्या है। ये आपकी वो सारी की सारी मांसपेशियां हैं जो आपके चेस्ट से लेकर आपके पेल्विक फ्लोर तक रहती हैं, और इनका वर्कआउट हम मैट पे लेट के कैसे कर सकते हैं। तो जिनको स्पाइन में इन्फ्लेमेशन रहती है, बहुत लंबा बैठने के कारण कमर में दर्द रहता है, उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो आइए मैट पे चलते हैं और सीखते हैं हम आज का वर्कआउट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वर्कआउट। डेड बग के लिए आप मैट पे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट ऊपर लेकर आएंगे और अपने लेग्स को 90 डिग्री पे रखेंगे। 90 डिग्री मतलब ना तो ये नीचे गिरेंगी और ना ही इसके ऊपर। आप अपने घुटनों को अंदर की तरफ लेकर आएंगे, लेग्स को भी 90 डिग्री पे, हैंड्स को भी 90 डिग्री पे। अब आप अपना ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग को पूरा खींचते हुए सीधा नीचे लेकर जाएंगे, फिर वापस सेंटर पे लेकर आएंगे, फिर ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग को पूरा खींचते हुए नीचे लेकर जाएंगे और फिर वापस लेकर आएंगे। दिखने में ये बहुत सिंपल है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे समझ आएगा कि ये सिर्फ आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए नहीं, आपके ब्रेन के लिए भी एक अच्छा सा टीजर है। अगेन स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे और फिर वापस, फिर स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे और फिर वापस। इस तरह से आप 15 रेप्स करते हुए 3 सेट करेंगे डेड बग के। अब इसके अंदर आपकी कोर कैसे एंगेज हो रही है। जब आप इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो आपकी कोर मतलब आपकी चेस्ट से लेकर आपके लोअर पेल्विक मसल्स तक जितनी भी मसल्स है ना, पूरे अच्छे से खिंच रही हैं। नॉट जस्ट द लोअर एब्स, अपर एब्स एज वेल। और इस तरह से जब आप वापस आते हैं और फिर वापस नीचे जाते हैं तो आपके कोर का बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट होता है। तो वो सभी के सभी लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि आपका पाउच जो यहाँ पर पोस्ट प्रेगनेंसी या बेयर बेली के कारण नहीं जा रहा है, तो ये वर्कआउट बहुत इफेक्टिव होने वाला है। और वो सभी लोग जो हैंड एंड लेग का कोऑर्डिनेशन एकदम से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कमर में दर्द के कारण अभी दोनों हाथ और लेग्स को साथ मूव नहीं कर पा रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। अब अपने हाथ को नीचे छोड़ सकते हैं और सिर्फ लेग की मूवमेंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे लेकर जाएंगे, वापस ऊपर, स्ट्रेच करते हुए नीचे, वापस ऊपर। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। फॉर ब्रीदिंग पैटर्न इन डेड बग, आप सांस को भरते हुए, लंबी गहरी सांस को भरते हुए डेड बग में आएंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करते हुए बाहर जाएंगे, फिर सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो एक इंटेंसिटी अप करके हम एक वर्कआउट कर सकते हैं जो है लेग रेजेस। इसमें आप अपने दोनों पाम्स को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे, इनफैक्ट अपने लोअर लंबर स्पाइन में, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी जहां पर आपकी एंड होती है ना, टेल बोन,
वहां पर सपोर्ट देंगे इस तरह से, और उसके बाद लेग रेजेस करेंगे। ये लेग रेजेस बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस होती है बट कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। आप अपनी दोनों लेग्स को खींच के ऊपर लेकर जाएंगे और खींच के वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। इस तरह से आप लेग रेजेस ऐड कर सकते हैं डेड बग के बाद। और लेग रेजेस के रेप्स तो मिनिमम 50 होने चाहिए और सेट्स होने चाहिए मिनिमम 3। एंड फॉर द ब्रेथ वर्क इन लेग रेजेस, सांस भरते हुए आप वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। हम हमेशा सांस छोड़ते हुए ही क्यों नीचे जाते हैं, या सांस छोड़ते हुए एक्सटर्नल मूवमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका कोर अच्छे से एंगेज होता है। मतलब आपने सांस छोड़ दी तो आपकी नाभि अच्छे से सिकुड़ जाती है, आप हवा को बाहर छोड़ देते हैं, तब आपकी कोर पे एक अच्छी ग्रिप आती है। फिर सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए। इनफैक्ट अगर आप नाक से इस तरह से सांस नहीं ले सकते तो आप मुंह से सांस छोड़ सकते हैं पूरी पावर के साथ। और वापस, 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 वापस। आई होप आपको हमारा ये वर्कआउट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अब इसको रेगुलरली करने वाले हैं, एटलीस्ट 2 to 3 times in a week, और तब आप देख सकते हैं an amazing improvement in your core strength. Keep rocking! तो ये था हमारा आज का वर्कआउट सेशन और इसी के साथ में हमारा आज का सत्र समाप्त होने वाला है। लेकिन आपके लिए एक्टिविटी है हमारे पास, और एक्टिविटी हमने बता चुके हैं कैसे आपको हेल्दी हैबिट्स चुनने हैं और फाइबर और प्रोटीन का इम्प्लीमेंटेशन करना है। आज का सत्र समाप्त होते होते आपको कल के लिए बताना चाहूंगी कि कल का आपका एक और लेयर ओपन होगा गिफ्ट का, जो है विटामिन एंड मिनरल्स। कैसे हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट लेने से हमारे मॉर्निंग हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, मॉर्निंग न्यूट्रिशन के लिए अच्छा रहेगा। तो डोंट मिस, आप कोई भी उसको मिस मत करिएगा। एंड सुजीत जी ने बहुत सुंदर लिखा था इम्प्रूव शाइन, तो मैं सबको ही बताना चाहूंगी कि इम्प्रूव शाइन। एंड अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।